Yes. वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज काफ़ी कम है तादाद, चलें। अच्छा, मैंने वैसे तो कह दिया था आपको पिछली बार कि वी विल बी स्टार्टिंग विद दी अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लेकिन यहाँ पे फिर मेरी नज़र में और मुझे याद आया कि क्या हमने इक्विटी कवर की हुई है, तो वो इक्विटी भी हमने कवर नहीं की थी और ये कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट ये भी कवर नहीं की। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी जो बात है वो ये कंटिजेंसीज और कमिटमेंट पे करूँगा और थोड़ी सी बात फिर मैं इक्विटी पोर्शन, क्योंकि इक्विटी भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं, उसमें ज़्यादातर तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें इश्यूज ऐसे क्रिएट नहीं होती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो हमारे पास जो कंट्रोवर्सी आ सकती है वो हम फोकस करके देख लेते हैं। ठीक है, अब ये सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंटिजेंसीज ये क्या होती हैं। देखें, हमने जो ये टॉपिक मेंटेन किया हुआ है ये है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ये जो कंटिजेंसीज आ रही हैं, अब इसकी कैटेगराइजेशन ये कंटिजेंसीज होती क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम सबसे पहले कहते हैं कि वो क्या है, कंटिजेंसीज आर पोटेंशियल लॉसेस। पोटेंशियल लॉसेस, इससे कुछ समझ आ रही है? पोटेंशियल लॉसेस का क्या मतलब है? कंटीजेंसीज आर पोटेंशियल लॉसेस। कोई बता सकेगा कि पोटेंशियल लॉस का क्या मतलब होगा? सर जो काफी लॉस ज्यादा लाजमी लॉस। होगा, नहीं, काफी ज्यादा नहीं, पोटेंशियल। जो अच्छा, लॉस होगा। फॉर एग्जांपल हम जो कहते हैं कि हमारे एक एग्जिस्टिंग कस्टमर होता है, एक पोटेंशियल कस्टमर होता है। तो वो जब हम कहते हैं कि पोटेंशियल कस्टमर, मार्केटिंग में आप लोग ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो पोटेंशियल कस्टमर का क्या मतलब है? सर जो होना ही होना है। सर नहीं सर, अगर वो लेना चाहता है लेकिन वो लेता नहीं है, उसमें पोटेंशियल होता है, मतलब उसको कन्विंस करने की देर होती है मार्केटिंग। उसमें पोटेंशियल होता है कि वो हमारा कस्टमर बन सकता है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल लॉसेस आ जाएंगे तो फिर इसका क्या मतलब होगा? ये लॉस हो सकता है हमारा। यहाँ पे ये है कि पोटेंशियल लॉसेस का मतलब ये है कि हमारे ये लॉस होने के कोई चांसेस हैं। ठीक है, तो कंटिजेंसीज क्या होती हैं? वो कहते हैं ये पोटेंशियल लॉसेस होती हैं। ठीक है, या लॉसेस भी हो सकती है लेकिन गेन भी हो सकती है, लेकिन गेन पे हमारा फोकस हो ही गई नहीं। ठीक है, गेन पे हमारा कोई फोकस क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि अकाउंटिंग पॉलिसी कंजर्वेटिज्म बाइसनेस है उसमें, और वो कंजर्वेटिज्म बाइसनेस क्या कहती है कि लॉस को तो आपने रिकग्नाइज करना है लेकिन गेन्स को रिकग्नाइज करेंगे नहीं या नहीं करना, हाँ, वेरी गुड। नहीं करना। तो वो वैसी तो अगर हम कहेंगे कि व्हाट आर कंटीजेंसीज, दीज आर पोटेंशियल लॉसेस और गेन्स एंड गेन्स। ठीक है, लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वो पोटेंशियल लॉसेस पे ज़्यादा फोकस रहती हैं कि दीज आर पोटेंशियल लॉसेस whose resolution depends on one or more future events। अब ये जो लॉस जो होगा ये अकर होगा या नहीं अकर होगा, ये टोटली डिपेंड करता है फ्यूचर इवेंट्स पे। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल इसमें अब पोटेंशियल लॉस क्या हो सकती है? एक हम कह देते हैं लिटिगेशन। ठीक है, यहाँ पे होगा भी लिटिगेशन। आप समझते क्या है लिटिगेशन? ठीक है, अब लिटिगेशन क्या चीज होती है? लिटिगेशन होता है लीगल सूट। लीगल सूट, अब समझ आ गई क्या होती है लिटिगेशन? मैंने कहा कि ये लीगल सूट होती है, क्या मतलब? एक्शन सर, लीगल एक्शन। और सूट किसको कहते हैं? आई विल सू यू, क्या मतलब है? केस कर देना, कार्रवाई हाँ, कानूनी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम यस कहते हैं सर। लिटिगेशन क्या है? लीगल सूट्स हैं, यानी कोई केसेस किसी ने किए हुए हैं।
तो आपके ख्याल में कंपनी पे कौन कौन केस कर सकता है? फिर क्रेडिटर, उसके क्रेडिटर कर बाद सकते जितने हैं। भी स्टेक होल्डर्स हैं। वेरी गुड। जितने भी स्टेक होल्डर है, कोई आम सा आदमी भी उठ के कंपनी को सू कर सकता है। फॉर एग्जांपल यस वो सर। ये कह सकता है कि ये कंपनी जो है, इसकी जो वेस्ट है ये हमारा पानी खराब कर रहा है, कंपनी की वजह से हमारा माहौल खराब हो रहा है, कंपनी ये कर रही है। तो मुख्तलिफ क्या हो सकते हैं, लीगल सूट्स आ सकते हैं। अब ये लीगल सूट में होता क्या है कि अगर तो कंपनी के खिलाफ मुकदमा क्या हो जाए, मतलब उसका फैसला हो कंपनी के खिलाफ, तो कंपनी को क्या भरना पड़ेगा फिर? सर वो क्या बोलते हैं, अजाला, वो अमाउंट जो भी उन पर हाँ लाइबल हो जाए। हाँ, उसको क्या क्या कहते हैं वो उर्दू में? जुर्माना। जुर्माना। जुर्माना, ठीक है। जुर्माना। तो जुर्माना जब देना पड़ता है तो उसकी, यानी फॉर एग्जांपल कोई भी उस पे कोई आ गया है, लीगल सूट आ गई है, कभी कभार आप कह सकते हैं एफबीआर, या जो ये एफबीआर की तरफ से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू है, उसने जो है ना डिस्प्यूट हो गया टैक्सेशन पे, ठीक है, और उन्होंने कहा कि इनका जो टैक्स है वो सही नहीं है, इन्होंने टैक्स क्लेम सही नहीं की हुई है। तो आपस में उनका क्या हो सकता है, आ सकता है, यानी एक लीगल सूट आ सकता है। उसमें कंपनी फिर डिस्क्लोज करना शुरू कर देती है, उसको करना पड़ेगा कि अगर तो उसमें कोई कंटिजेंसी आ रही है, पोटेंशियल लॉस आ रहा है। तो अगर कोई पोटेंशियल लॉस आ रहा है, फॉर एग्जांपल वो देखते हैं कि जो हमने जो मुकदमा डाला था एफबीआर पे कि हमारा टैक्स कम बनता है, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं टैक्स ज़्यादा बनता है, तो उसके मुताबिक अब इन्होंने देख लिया हुआ कि जो इंक्लिनेशन है जजमेंट की, उसमें बहुत सारे चांसेस हैं कि एफबीआर वो मुकदमा जीत ले और हम वो मुकदमा हार लें। और अगर एफबीआर मुकदमा जीत लेगी और हम हारेंगे, तो उससे हमारे टैक्सेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा होंगे या कम हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन ये मुकदमा फ्यूचर के लिए नहीं होगा, ये पिछले जो टैक्सेस गुजर चुके हुए हैं ना उसका होगा। तो पिछले टैक्सेस के लिए उन्होंने फिर कंटिजेंसीज लॉसेस क्या करनी होगी, रिकग्नाइज करवानी पड़ेंगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो कस्टमर हैं, कस्टमर के जो लीगल सूट्स हो सकते हैं। पाकिस्तान में तो बहुत कम रुझान है कि आप देखते हैं कि कोई कंज्यूमर जो है कंपनी को क्या कर रही होती है, सू कर रही होती है। लेकिन जितनी भी आप देख सकते हैं डेवलप कंट्रीज है ना, वहाँ पे जो कंज्यूमर है वो काफ़ी अवेयर है और वो मोस्टली कंपनीज को सू करती रहती हैं। तो इसमें कंज्यूमर की तरफ भी सूट्स आ सकती हैं, तो वो भी कंटीजेंसीज में जा सकती हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ और सिर्फ लीगल सूट्स नहीं है, इसमें और क्या चीज़ है, इसमें कंटीजेंसीज में आ सकती हैं कि कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस जब बन रही हो ना, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वारंटी एंड गारंटीज जब आप इशू करते हैं, ठीक है, वारंटीज एंड गारंटीज, ठीक है, अगर आपने वारंटीज एंड गारंटीज इशू की हुई हैं तो तब भी आपको कंटीजेंसीज जो है ना क्रिएट करनी पड़ेंगी, जिसको हम कंटिंजेंट लाइबिलिटी करेंगे, ठीक है। अब ये वारंटी, इंश्योरेंस में भी। हाँ, इंश्योरेंस अगर हमने की हुई है किसी की, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, कंटीजेंसीज क्रिएट करेंगे। अब ये वारंटी एंड गारंटीज क्या चीज है? वारंटी एंड सर ये गारंटी वो क्या कहते हैं इसको, हम अपने प्रोडक्ट जो पे आप रिटर्न हो सकता है, अगर कोई खराबी हो जाए इसको रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि हमने ये लिखा हुआ है कि ये पोटेंशियल लॉस है, तो हमारा लॉस पे बहुत ज्यादा फोकस है, ठीक है। अब लॉसेस एक्सपेंस की तरह होती है ना, ठीक है, लॉसेस क्या होती हैं, एक्सपेंस किस तरह होती हैं। तो वो जब भी इनकर होंगी तो डेबिट होंगी या क्रेडिट होंगी? डेबिट होंगी। डेबिट होंगी। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ लॉसेस डेबिट हो जाएंगी, ये एक एंट्री होगी। और क्रेडिट क्या होगा? कैश। नहीं, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ठीक है, मैं सीएल लिख रहा हूँ। कौन सी लाइबिलिटी? कंटीजेंट। कंटिंजेंट, ठीक है। तो कंटिंजेंसीज जो है हमेशा ये वाली एंट्री करती है, ये जेनेरिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
जेनरिक क्या बता दिया कि जो भी पोटेंशियल लॉस होगा वो लॉस डेबिट हो जाएगा और कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी क्रेडिट। कंटीजेंट। फॉर एग्जांपल ये वारंटी एंड गारंटीज ये एक्चुअली लॉस तो नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि वारंटी एंड गारंटीज ये हमारे एक्सपेंस क्रिएट करवा सकती है। ठीक है, एक्सपेंस कैसे क्रिएट करवा सकती है? फॉर एग्जांपल मैंने इस साल चल गाड़ी की बात कर लेते हैं, गाड़ियों की जो सेल हुई, फॉर एग्जांपल सुजुकी जो है, सुजुकी ऑल्टो की सेल हो रही है, तो सुजुकी ऑल्टो हमेशा उसके साथ 1 साल की क्या देती है, वारंटी देती है या गारंटी देती है। ठीक है, अब उसने ये देखना है कि हमारी जो जितनी भी सेल्स हुई हैं, ठीक है, जो सेल हुए हैं इस साल जो सेल हुए हैं उसके जो वारंटी क्लेम्स आएंगे फ्यूचर में, उसके जो वारंटी क्लेम्स आएंगे फ्यूचर में, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो कितना होगा, यानी वो एस्टिमेट करते हैं। क्या करते हैं? एस्टिमेट करते हैं। Estimate। ठीक है, एस्टिमेट। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि 2019 में उसने 100 गाड़ियां बेची। कितनी गाड़ियां बेची? 100। ठीक है, तो ये 100 गाड़ियों की रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होंगी? 19 में या 20 में? 2019 में उन्होंने 100 गाड़ियां बेची, तो ये इसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज 2019 में होगा या 2020 में? 19 में। 19 में 19 होगा, में ही मैचिंग होगा। प्रिंसिपल है। ठीक है, अब ये 100 गाड़ियों की जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट जो रिकॉग्नाइज होगी वो 19 में होगी या 20 में 20 में। है? कॉस्ट भी एंड 19 होगा में। तो कॉस्ट भी कैश भी 19 में 19 में होगी। होंगी, कॉस्ट भी 3 में ही किस में होगा, होगी? वो भी 19 में 19 होगी। में। 19 में। अब कॉस्ट भी अगर 19 में हो रही है तो इस तरह ये जो वारंटी है या गारंटी है, ठीक है, ये इन 100 की जो वारंटी एंड गारंटी हम देते हैं, तो हम कहते हैं कि ये 100 की कॉस्ट ही है ना, यानी 100 जो हमने गाड़ियां सेल की हुई हैं, जो रेवेन्यू हमने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, तो हमने कहा कि मैचिंग प्रिंसिपल में क्या कहता है कि जिस साल की रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो तो उसी रेवेन्यू के लिए उसकी कॉस्ट भी रिकॉग्नाइज करेंगे, है ना? तो अब यस हम सर। कहते हैं कि ये जो वारंटी एंड गारंटी आएगी 2020 में, फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि हो सकता है 5 गाड़ियों पे क्या आ जाए, वारंटी एंड गारंटी क्लेम आ जाए 5 गाड़ियों पे। तो ये 5 गाड़ियों पे जो क्लेम आ रहा है ये कब बेची गई हैं? ये 2019 में बेचे 2019 गए। में। लेकिन हम कहेंगे कि ये जो क्लेम आ रहा है 2020 में, क्या ये कॉस्ट 2020 का है या 2019 का है? 2019। 19। ये 2019 की कॉस्ट है। अब हम बात ये है कि अगर हम इंतजार करेंगे कि 2020 में जब ये आ जाएगी तब इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, तो हमने तो 2019 का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो तो यूजर को दे दिया, तो यूजर तो फिर ये चीज क्या कर सकेगा, मिस कर देगा ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप इसके लिए क्या क्रिएट करें, कंटिजेंसीज क्रिएट करें। ठीक है, यानी चीज को एडवांस में रिकॉग्नाइज करवा दें अगर लॉसेस हैं, पोटेंशियल लॉसेस हैं। अब ये पोटेंशियल लॉस है ना, ये 5 गाड़ियों पे क्लेम आ जाएगा। जब 5 गाड़ियों पे क्लेम आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, और ये एक्सपेंस हमारा पोटेंशियल लॉस है। तो इसके लिए वो कहते हैं कि आपने क्या करना है, रिजर्व क्रिएट करने हैं। ठीक है, लॉसेस या एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएंगे, कंटिजेंट लाइबिलिटी यानी हमारी कस्टमर की हम पे एक लाइबिलिटी आ जाएगी, उसको हमने सर्विस देना पड़ेगा, उसको पार्ट्स देने पड़ेंगे, तो ये कस्टमर की तरफ से हम पे एक लाइबिलिटी आ सकती है, तो वो लाइबिलिटी को क्रेडिट किया होता है। ठीक है, अब समझ आ गई कंटीजेंसीज में हमने क्या क्या बात सर। की? लिटिगेशन आ सकती है, यस सर। वारंटी एंड गारंटीज आ सकती हैं, या कोई भी ऐसा क्लेम कस्टमर की तरफ से या स्टेक होल्डर की तरफ से जिसकी वजह से हमारा कोई यानी एक्सपेंस इनकर हो सकता है, लॉस इनकर हो सकता है, और वो इस करंट पीरियड की परफॉर्मेंस पे, फ्यूचर पीरियड नहीं, करंट पीरियड की परफॉर्मेंस पे हम पे लीगल सूट आ सकता है, हम पे गारंटी आ सकती है, हम पे कस्टमर सूट आ सकता है वगैरह। जी फरहान। सर ये आपने जो बताया रिजर्व क्रिएट कर देते हैं, ये 2019 की फाइनेंशियल रिपोर्ट में रिजर्व जो क्रिएट करते हैं ये प्रोबेबिलिटी बेसिस पर ही होते हैं ना, कि 5 एग्जैक्ट, गाड़ियों का जो वेरी गुड वेरी गुड। जो अब इसी की तरफ हम आ रहे हैं। ठीक है, अब जो आपने बात कर दिया तो हम ये कहेंगे कि ये जो पोटेंशियल लॉस होगा इसको हम डिटरमिन कैसे करेंगे। इसके लिए 2 चीजें हैं, ये देखें, एक है प्रोबेबल और दूसरा है
एस्टिमेबल। एस्टिमेट। ये अगर आप याद करें कि पिछले उसमें भी हमने डिस्कशन की थी, ये अर्निंग मैनेजमेंट के साथ हमने देखा था, बल्कि उसमें हमने जो अर्निंग मैनेजमेंट नहीं, हमने अर्निंग डिस्टॉर्शन में देखा था। अर्निंग डिस्टॉर्शन में Yes, हमने sir. बात की थी कि कंजर्वेटिज्म या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें ये बताते हैं कि आपने तब तक चीज़ रिकग्नाइज नहीं करवानी जब तक ये प्रोबेबल और एस्टिमेबल ना हो। वहाँ पे भी हमने फिर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ये तमाम चीज़ें और कंजर्वेटिज्म पे हमने बात की थी। यहीं पे भी अब आ जाती है कि कंटिंजेंसीज जो है उसको हम रिकग्नाइज कब करेंगे। एक तो जब वो प्रोबेबल हो जाए। प्रोबेबल का क्या मतलब है? प्रोबेबल का मतलब है कि उसकी प्रोबेबिलिटी वाज़ेह हो जाए कि ये होने ही होने वाला है। समझ आ रही है ना? प्रोबेबल क्या है कि ये होने ही होने वाला है। फॉर एग्जांपल जैसे होने हमने कहा वाला है। कि जब भी हम 100 गाड़ी खरीदते हैं तो हमें एक हिस्ट्री बताती है कि 100 गाड़ी में से 3, 4 या 5 गाड़ी वारंटी क्लेम के लिए आ ही जाती हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा ना कि हमने 100 गाड़ी बेची तो उसमें कितनी गाड़ियां आएंगी, तो हम कहेंगे कि यार 3-4 गाड़ियां तो आ ही जाती हैं। तो ये हमारी क्या है? ये है प्रोबेबिलिटी। तो वो कहते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। जब भी हम रिजर्व, इसको हम रिजर्व भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कंटीजेंट लायबिलिटी क्या हो सकती है? ये रिजर्व भी हो सकती है। अब मैं आपको ये मैंने इसको रिजर्व क्यों कहा, इसको थोड़ा सा अगर आप अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो 2019 में, मैं ये 19 में लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, एक एक्सपेंस यानी वारंटी एंड गारंटी एक्सपेंस, मैं ये देखता हूँ WG एक्सपेंस। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। वारंटी एंड गारंटी एक्सपेंस मैंने क्या किया होगा? डेबिट। और क्रेडिट क्या किया होगा? हम कहेंगे कि कंटीजेंट लायबिलिटी। ठीक है, कंटीजेंट और L लिख लेता हूँ। ये मैंने क्या किया होगा? क्रेडिट। ये 2019 की एंट्री मैंने पास की थी। और इसको अगर आप देखेंगे कि एक्सपेंस कहाँ चले जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में। और ये हमारी इनकम को क्या कर देगा? इनकम को क्या कर देगा? कम कर देगा। ठीक है, ये एक्सपेंस हमारे इनकम को कम कर देगा। और ये कंटीजेंट लायबिलिटी हमारी लायबिलिटी को क्या कर देगा? Increase. इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो इसका अगर इम्पैक्ट मैं बैलेंस शीट पे बताऊं, यहाँ पे मैं बैलेंस शीट दिखा दूं, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे एक कंटीजेंट लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, ये क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पे इक्विटी में क्या होगा? इक्विटी में जो हमारा रिजर्व है, या हम कह सकते हैं कि इक्विटी में हमारी जो रिटेन अर्निंग है वो क्या हो जाएगी? वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसका इफेक्ट है। अब मैं इसको, ये जो कंटीजेंट लायबिलिटी है, इसको मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा रिजर्व भी कहला सकता है। रिजर्व कैसे कहलाएगा? अब फॉर एग्जांपल 2020 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने एस्टिमेट लगाया हुआ था वो कस्टमर वाकई ही आ गया। वो कस्टमर वाकई ही आ गया। हमने एस्टिमेट लगाया था कि हमारी इतनी वारंटी या गारंटी क्लेम होगी। फॉर एग्जांपल हमने लगाया एस्टिमेट, गाड़ियों की बात कर रहे हैं, हमने एस्टिमेट लगाया कि 10 लाख की वारंटी क्या होगी? क्लेम होगी। कितनी की? 10 लाख। 10 लाख की। तो यहाँ पे जो एंट्री पास हुई होगी ना, वो 1 मिलियन की पास हुई, क्योंकि 1 मिलियन क्या होंगे? डेबिट होंगे, 1 मिलियन क्रेडिट ही होंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2020 में एक, यानी 3-4 कस्टमर आए, उन्होंने जब क्लेम किया तो वो क्लेम बना तकरीबन, जो हमने उनको सर्विसेज प्रोवाइड की वगैरह वगैरह उस गारंटी को सेटल करने में, वो तकरीबन आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल वो आ गई 5 लाख। ठीक है, 5 लाख की क्लेम आ गई। अब मुझे ये बताएं कि 2020 में इसको कैसे सेटल करेंगे, ये 5 लाख को? ये एक्सपेंस है, क्या चीज है? लाइबिलिटी होगी ना 2020 में। ये लाइबिलिटी तो हमने
2019 में क्रिएट कर दी थी यहाँ पे। तो ये हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है, खत्म हो रही है कि नहीं हो रही? जब हम 5 लाख रुपए की उनको सर्विस, 2020 में तो 5 लाख बच जाएगा एक्स्ट्रा। अभी 5 लाख बचा हुआ है। वो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसमें कुछ कस्टमर आए हैं ना, सारे के सारे नहीं आए। वो फॉर एग्जांपल आप कह दें कि ये है क्या है, अप्रैल है या मई है, ठीक है, अप्रैल तक फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि अप्रैल तक 5 लाख की हो गई है। अगर अप्रैल तक हो गई तो बाकी भी हो सकती है। एक्चुअली होगा क्या, एक तो हमारी यहाँ पे कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और इसको मैं अगर कहूँ कि यार ये कंटीजेंट लाइबिलिटी सही नहीं है, इसको मैं रिजर्व का नाम दे दूं। क्या नाम दे दूं? रिजर्व। जैसे मैंने यहाँ पे तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे मैंने रिजर्व क्रिएट किए। अब वो जो रिजर्व क्रिएट किए थे, कितने के किए थे? 10 लाख के। उसमें से कितनी रिजर्व खत्म हो गए? 5 लाख के खत्म हो गए। तो ये 5 लाख से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, ठीक है। ये 5 लाख से डेबिट हो जाएगा। ये तो डेबिट हो गया, तो ये हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई? खत्म हो गई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम कहेंगे कि जो पेमेंट ऑफ वारंटी एंड गारंटीज जो है वो हो जाएगी, ठीक है। V&G वारंटी एंड गारंटी सेटलमेंट आ जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा 500,000। तो एक्चुअली हुआ क्या था, हमने एक रिजर्व क्रिएट की थी 2019 में, जिसको हमने यूटिलाइज कर दिया है 2020 में। तो ये जो एक्सपेंस है ना, ये ऑटोमेटिकली 2020 में नहीं आएगा, ठीक है। ये 2020 में ये एक्सपेंस आएगा ही नहीं। तो ये इस तरह हमारा ये एक्चुअली एक्सपेंस नहीं है। तो अगर ये एक्सपेंस नहीं है तो हमारा जो वो एक्सपेंस हमने 2019 में क्रिएट किया था वो 2019 में ही रह जाएगा, और इस तरह वो 2020 में नहीं आएगा। तो इस तरह हम कहते हैं कि ये जो वो है कंटीजेंसीज हैं, ये कंटीजेंसीज में एक्चुअली हम रिजर्व्स क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? रिजर्व। और वो रिजर्व ही कंटीजेंट लाइबिलिटी कहलाती है। अगर हम पे कोई क्लेम्स आ जाते हैं, हमारे वो लीगल जो है सूट्स क्या हो जाते हैं, हमारे खिलाफ चले जाते हैं, तो हम जब उनकी पेमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर लीगल सूट आ गया तो हमने पेमेंट की, कैश दिया, तो वो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कैश क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट क्या हो जाएगी? कंटीजेंट लाइबिलिटी। तो कंटीजेंट लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी, तो वो कैश की पेमेंट कोई एक्सपेंस में शो नहीं हो रही होगी, क्योंकि वो एक्सपेंस पिछले साल हमने शो कर दिया था। तो इसके लिए हम कहते हैं कि उसका तो एक होना कि वो प्रोबेबल, यानी उसकी होने के चांसेस हों। अगर वो प्रोबेबल है तो उसको हम फिर क्या करेंगे? रिकग्नाइज करवाएंगे। लेकिन एक इसके साथ एक और मसला है कि ये तो आपको पता है कि ये प्रोबेबल है, लेकिन अगर ये एस्टिमेबल ना हो तो फिर क्या करेंगे? प्रोबेबल तो है, आपको पता है कि यार होना ही होना है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि यार कितने हमारा इस पे एक्सपेंडिचर होगा या इस पे एक्सपेंस होगा। तो अगर वो नहीं है तो एक मसला बन जाएगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये 2 पॉइंट जो है उसमें होने चाहिए, कि ताकि उसको जब आप रिकग्नाइज करेंगे कंटीजेंट लायबिलिटी, एक तो वो प्रोबेबल होना चाहिए कि उसके होने के चांसेस हो, दूसरा वो एस्टिमेबल हो। एस्टिमेबल से मुराद ये कि उसके जो यानी कॉस्ट है उसको हम एस्टिमेट कर सकें कि कितनी कैश फ्लो इस पे हमारी इनकर हो सकती है। टू डिस्क्लोज द कंटीजेंट लायबिलिटी एंड लॉस देयर मस्ट बी एट लीस्ट रीजनेबल पॉसिबिलिटी ऑफ इनकरेंस, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि वो इनकर होगा, ठीक है। यहाँ पे एक और मसला, अब तक जो स्टैंडर्ड्स में वो कंटिजेंसीज में ही डिस्क्लोज होता था, वो थे बैड डेट्स। वो क्या थे? बैड डेट्स, ठीक है। बैड डेट्स को भी इसी तरह ट्रीट किया जाता था, और वो इसको प्रोविजंस में रखते थे। ये कंटिजेंसीज जो है आप प्रोविजंस में देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी प्रोविजन होगा तो आप इसको वो कैसे देख सकते हैं कि हाँ ये प्रोविजन क्या है, ये कंटिजेंसीज है, ठीक है। जितनी भी प्रोविजंस होती हैं वहाँ पे वो क्रिएट कर देते हैं। अब बैड डेट्स की भी वो क्या करते थे? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, और प्रोविजंस क्या करते थे? क्रेडिट करते थे। अब तक इसको इसी तरह लिया जाता था, यानी पहले बैड डेट एक्सपेंस
ये 2019 में आप कह दें कि बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया जाता था, ठीक है, और प्रोविजंस को क्या कर देते थे, प्रोविजंस को क्रेडिट कर देते थे। फिर 2020 जब आ गया, ठीक है, ये 19 हो गया, और 2020 में क्या हो गया, 2020 में जब वो वाकई हमें कंफर्म हो जाता था कि यार वो बंदा अब दुकान वगैरह ख़त्म करके चला गया, अब हमें ये पैसे नहीं मिलेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑपोजिट हो प्रोविजन जाएगा। जो है, प्रोविजन जो है वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और क्रेडिट क्या होगा, ट्रेड डेटर या अकाउंट रिसीवेबल, ट्रेड डेटर या अकाउंट रिसीवेबल, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक, जिस तरह हम ये कोर्स डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये हम कहते हैं कि इश्यूज एंड कंटीजेंसीज, तो ये जो चीज़ थी वो काफ़ी रिफ्लेक्ट हो रही थी और उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रही थी, और वो कह रहे थे कि यार ये बैड डेट्स पे जो आप प्रोविजन क्रिएट करते हैं और आप इसको कहते हैं कि ये भी कंटीजेंसीज हैं, कंटीजेंसीज तो वो जो होती हैं कि कस्टमर जो कंपनी है उसने पे करने हैं, या तो सर्विस की सूरत में पे करने हैं या कैश की सूरत में पे करने हैं। तो क्या ये बैड डेट्स पे ये जो प्रोविजन है ये हम पे करते हैं, क्या ये पेमेंट है? ये देखें, प्रोविजन डेबिट हो गया और ट्रेड डेटर क्रेडिट हो गया, क्या ये पेमेंट है? ये तो पेमेंट नहीं है ना। लाइबिलिटी हमें क्या कहती है, लाइबिलिटी हमें कहती है कि करंट ऑब्लिगेशन, ठीक है, ये एक करंट ऑब्लिगेशन है विच इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अ फ्यूचर कैश आउटफ्लो। तो वो कहते हैं कि अगर तो ये लाइबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज करंट ऑब्लिगेशन जिसकी वजह से फ्यूचर कैश आउटफ्लो होगी, तो ये तो जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है ये तो करंट ऑब्लिगेशंस नहीं है, ये तो जो हमारे कस्टमर हैं उनकी ऑब्लिगेशन है। जब वो अपनी ऑब्लिगेशन जो है वो रेंडर नहीं करते हैं या उसको सर्विस नहीं करते, तो ये हमारी ऑब्लिगेशन तो नहीं बनती। तो ये जो क्रिटिसिज्म थी, फिर इसको डील किया गया है नई जो स्टैंडर्ड आए हैं आईएएस, मेरे ख्याल में ये आईएएस 18 है, अकाउंट रिसीवेबल का जो स्टैंडर्ड है, उसमें फिर इसको डील किया गया है कि अब जो बैड डेट रिजर्व्स हैं या बैड डेट जो प्रोविजंस हैं उसको कंटिजेंसीज के हेड में डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। इसको कहाँ पे डिस्क्लोज किया जाएगा, इसको अलाउंसेस में डिस्क्लोज किया जाएगा। कहाँ पे? अलाउंसेस में। मतलब इन्होंने ये जो बैड डेट्स हैं इसको सेपरेट कर दिया हुआ है कंटिजेंसीज पे। अब ये बुक भी, अगर ये बुक आप पढ़ेंगे ना, तो बुक में लिखा हुआ है कि इट इंक्लूड बैड डेट्स, ठीक है, लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया कि नए स्टैंडर्ड आ चुके हैं, उन्होंने ये जो कंट्रोवर्सी है या ये जो इशू है ये डील कर दिया हुआ है और उसको कह दिया कि ठीक है, अब इसको हम प्रोविजन नहीं कहेंगे, जो बैड डेट्स है इसकी ट्रीटमेंट हमेशा अलाउंसेस की सूरत में होगा, यानी आप अलाउंसेस क्रिएट करें, प्रोविजन क्रिएट ना करें, ठीक है। तो इस तरह जो हमारे जो एसेट इम्पेयरमेंट है, वो एसेट इम्पेयरमेंट भी यहाँ पे आ रही है कि वो पोटेंशियल लॉसेस हैं। अगर वो पोटेंशियल लॉसेस हैं तो उसको भी ये कंटीजेंसीज या कंटीजेंट लाइबिलिटी कहते थे, तो उसको भी उन्होंने डील कर दिया कि नहीं, उसके लिए भी आप अलाउंस क्रिएट करें, रिजर्व क्रिएट करें, उसको कंटीजेंट लाइबिलिटी के हेड में डिस्क्लोज ना करें। पहले ये सारे के सारे कंटीजेंट हेड में जाके क्या हो जाते थे, डिस्क्लोज हो जाते थे। एनीवे, कमिंग बैक, ठीक है, तो ये कंटीजेंट लाइबिलिटी हो गई। इसी तरह हमारा कंटीजेंट एसेट भी हो सकता है। अगर हमारे कंटीजेंट लाइबिलिटी हो सकती है तो कंटीजेंट एसेट भी हो सकता है। लॉसेस के लिए मैंने कहा था कि कंटीजेंट क्या होती है, लाइबिलिटी क्रिएट होती है। तो ये कंटीजेंट एसेट किसके लिए क्रिएट होगा, गेन्स के लिए, ठीक है। अब ये कंटीजेंट एसेट्स क्या हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी हो कि हमें क्या हो रहा है, फायदा मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, हमने किसी पे मुकदमा किया हुआ है, एक तो था ना कि हम पे किसी ने मुकदमा किया हुआ है, हम पे किसी ने मुकदमा किया हुआ है और इस मुकदमे की वजह से हमें फ्यूचर में कैश आउटफ्लो करना पड़ेगा, तो हम कहते थे कि ये हमारी पोटेंशियल लॉस है और इसकी वजह से हमारी कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। अब कंटीजेंट एसेट क्या है, हमने किसी पे लीगल सूट किया हुआ है
और ये प्रोबेबिलिटी उसकी हाई हो गई है कि अब वो लीगल सूट हमारे फेवर में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एफबीआर को सू किया। किसको सू किया? एफपीआर। FPR एफबीआर को हम जब सू करेंगे तो हमारे लीगल सूट का जो नोयत है वो क्या होगी कि हमारा टैक्स ज्यादा होना चाहिए, एफबीआर कम कर रहा है, या हमारा टैक्स कम होना चाहिए, एफबीआर ज्यादा चार्ज कर रहा है हमसे। हमारा कम लीगल होना चाहिए, ज्यादा हो रहा है। FPR है। जब हम एफबीआर की एफबीआर ज्यादा कर। हाँ, हम कहते हैं कि हमारा टैक्स तो बनता है कम, एफबीआर हमेशा हमें ये लेटर पकड़ा देता है ज्यादा की, तो हमने उसको क्या कर दिया? लीगली सूट कर दिया। अब लीगली सूट कर दिया, हमें अब पता लग रहा है कि हमारा जो वकील है वो काफी तेज है, और हम कोर्ट्स को भी देख रहे हैं कि कोर्ट की जो सुनवाई आ रही है वो हमारे फेवर में आ रही है। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी ज्यादा हो रही है कि हमारे जो वो लीगल सूट था वो हम जीत जाए। अगर हम जीतेंगे तो हमें क्या होगा? टैक्स रिफंड होगा या नहीं होगा? होगा ना? होगा। जब का टैक्स रिफंड होगा तो हमें गेन होगा या लॉस? गेन। गेन की वजह से हमारे एसेट बढ़ते हैं या कम होते हैं? बढ़ेंगे। बढ़ेंगे। ठीक करते है, हैं सर। तो समझ आ गई कि कंटीजेंट एसेट क्या है, कि अगर तो कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी है और उसको हम एस्टिमेट भी कर सकते हैं कि हमें ये हमारी जो डिस्प्यूट है इसकी वजह से हमें यानी एक बेनिफिट आएगा, लेकिन क्या इसको रिकग्नाइज करेंगे? इसकी रिकग्निशन होगी? नहीं। क्यों? तो जब क्यों तक नहीं? गेन नहीं हो जाता। जब तक वो Confirm नहीं है ना? रियलाइजेशन में नहीं आ जाता, वो रियलाइज नहीं हो जाता। ये हमने कंजर्वेटिज्म में देखा था। कंजर्वेटिज्म इसकी बोलबाला करता है, कहता है इसको जल्दी से जल्दी रिकग्नाइज करो, और इसको डिस्करेज करता है कि इसको बस डिस्क्लोज कर दो। डिस्क्लोज कैसे कर दो? कि भाई ये होने वाला है, ये हो जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको रिफ्लेक्ट ना करो। और इसको क्या कहता है? कहता है इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करो। अगर तो रिफ्लेक्शन के लिए एस्टिमेट आपका नहीं आ रहा, और अगर एस्टिमेट नहीं आ रहा तो इसको क्या करो? फिर आप डिस्क्लोज कर दो सिर्फ। यार हो सकता है कि हम मुकदमा हार जाएं, या हमारा कस्टमर हम पे सू कर दे, और उसकी वजह से जो तवान आ रही है उसकी एस्टिमेट तो हम नहीं कर सक रहे, लेकिन ये हो सकता है कि हमें लॉस हो जाए। ठीक है, तो वो डिस्क्लोजर जरूर आएगा। ये आपके जो नोट्स हैं वहां पे जरूर डिस्क्लोज हुआ होता है। ठीक है सर एक क्वेश्चन है, जी जी। जैसे आपने पीछे बताया 2019 में 10 मिलियन के रिजर्व्स हमने क्रिएट कर लिए, हाँ, तो वेरी गुड। 2020 एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी एस्टिमेटेड थी वो, तो हाँ 2020 में 5 लाख का क्लेम हो गया, 5 लाख का और क्लेम नहीं आया, तो वो जो बच के 5 लाख वो कंटीजेंट गेन में आएंगे। अब वो एक्चुअली यहाँ पे शुरू हो जाती है ये जो हमने बात की थी ना, अर्निंग मैनेजमेंट की। यस सर। यहाँ पे ये अर्निंग मैनेजमेंट की वो जो मैनेजर्स हो जाते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो फिर इसको अपने लिहाज से सेटल कर सकते हैं। अपने लिहाज से क्या? जब वो देखते हैं ना अर्निंग स्मूथिंग के लिए, तो अर्निंग स्मूथिंग के लिए वो क्या कर देंगे? पिछले साल उसने कहा था कि मेरी 1 मिलियन का क्या बनेगा? वारंटी क्लेम होगा, तो 1 मिलियन का उसने पिछले साल क्या कर दिया था? एक्सपेंस डिक्लेयर कर दिया था। एक्सपेंस डिक्लेयर किया ना पिछले साल। अब इस साल वो क्या कर सकता है? इसको रिवर्स कर सकता है। जब इसको रिवर्स कर देगा तो ये एक्सपेंस की बजाय क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा गेन। ठीक है, तो ये जब ये गेन बनेगा तो इसमें वो अर्निंग मैनेजमेंट की इशू आ सकते हैं। वारंटी एंड गारंटी में ज्यादा तो आप कह सकते हैं कि इतनी मैनिपुलेशन नहीं होती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जितनी भी ये रिजर्व्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि ये जितनी भी कंटीजेंसीज रिजर्व क्रिएट करते हैं, इसको फिर वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हमने फिर बाद नाम दिया था बिग बात। बिग बात। ठीक है, ठीक है, बिग बात। ये बिग बात कैसी है? ये आगे बात आ रही है तो उसमें हम बात ले लेंगे ये बिग बात। ठीक है, कि क्या होगा। तो कंटीजेंट लाइबिलिटी या कंटीजेंसीज क्या है? पोटेंशियल लॉसेस हैं, पोटेंशियल गेन इग्नोर किया जाता है, क्योंकि कंजर्वेटिज्म के साथ उसकी क्या आ जाती है? कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है। कंजर्वेटिज्म कहती है
कि आपने पोटेंशियल गेन्स को रिकग्नाइज नहीं करवाना और पोटेंशियल लॉसेस को आपने इमीडिएटली रिकग्नाइज करवाना है। और इसमें वारंटी एंड गारंटीज, लीगल सूट्स, लिटिगेशंस और कस्टमर सूट्स, सोसाइटी सूट्स जितनी भी हैं वो तमाम इसमें आ जाएंगी। इसको नोट्स में डिस्क्लोज किया जाता है कि ये किस वजह से आ रहा है, इसकी नोयत क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और इसके प्रोबेबल एस्टिमेट कितना आ रहा है, ये तमाम डिस्क्लोज किए जाते हैं। कंटिंजेंट जो एसेट है, गेन है, इसको तब तक हम इनकॉर्पोरेट नहीं करते अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब तक ये रियलाइज नहीं हो जाए। रियलाइज का मतलब ये है कि जब तक ये कैश में मिल ना जाए तब तक इसको हम नहीं छेड़ते। ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास आ रही है कि इसमें जो हमारा जो इशू बन रहा है वो क्या बन रहा है। मैं सिर्फ ये एनालिसिस पे फोकस करूंगा। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको कहाँ कहाँ से मिल सकती है, नोट से देख लें, मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर एनालिसिस से देख लें, डेफर्ड टैक्स डिस्क्लोजर, ये 3 उन्होंने कहा था कि यहाँ पे आप जब फोकस करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इसमें इश्यूज या इसमें जो है एंकी पेंकी जो वो कर सकते हैं वो नज़र आ सकती हैं। लेकिन इसमें मसला क्या आ सकता है, जब भी कंटिंजेंट क्रिएट की जाती हैं तो जो यूज़र होगा उसको फिर स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा मैनेजमेंट एस्टिमेट्स कि मैनेजमेंट ने वो एस्टिमेट्स कैसे लगाई हुई हैं। क्योंकि एस्टिमेट्स क्या चीज़ है, एस्टिमेट्स टोटली जजमेंट है और वो जजमेंट है तो हम कहते हैं कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी फिर क्वेश्चनेबल हो जाती है कि क्या वाकई इतना होगा। अगर ये एस्टिमेट वो बना रहे हैं तो किस बेसिस पे बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल वारंटी एंड गारंटी की तो हम कुछ ना कुछ बेसिस बना सकते हैं और इस तरह लीगल जो सूट्स हैं उसकी भी कुछ ना कुछ बेसिस बन सकते हैं। क्योंकि लीगल सूट में भी जो मुकदमा डाला गया होगा उसमें लिखा गया होगा ना कि इतने पैसों पे हमारा क्या है, एक इख्तिलाफ है। जो पैसे आ जाएंगे तो हम कहेंगे तो उसका अगर उसने डिस्क्लोज कर दिया तो इतना इसमें मसला नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास कंटीजेंसी आ सकती हैं जिसमें टोटली हमारा जो फिगर है वो कोई ऑब्जेक्टिवली टेस्ट नहीं हो सकता कि उसको ऑब्जेक्टिवली कैसे टेस्ट किया जाए कि ये एस्टिमेट लगाया गया है। तो उसमें एक इशू आ सकता है कि मैनेजमेंट उसको अपने लिहाज से क्या कर सकते हैं, या तो कम या ज़्यादा करवा सकते हैं। जब वो चाहते हैं कि हमारी जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा दिखनी चाहिए अर्निंग स्मूथिंग के लिए तो वो एस्टिमेट ज़्यादा करवा देंगे। और जब वो कहते हैं कि नहीं हमारी जो एक्सपेंसेस है वो कम से कम दिखने चाहिए तो वो नहीं चाहेंगे कि इवन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि ये हमारी कंटीजेंसी आनी ही आने वाली है तो वो कहते हैं कि चलो प्रोबेबिलिटी हाई हो गई लेकिन इसका एस्टिमेट कम करवा दो, यानी इसके पैसे कम लिख लो। तो वो कम लिखने से हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज़्यादा दिखनी शुरू हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि इसमें जो इश्यूज आ जाती हैं वो ये आ जाती हैं कि हमने फिर जो मैनेजमेंट एस्टिमेट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा, जो कि यूज़र जो है, यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो जो है ये मिस कर सकता है। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि ये तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बुक है, हम इसको पर्सपेक्टिव ऑफ इशू एंड कंट्रोवर्सी ले रहे हैं। लेकिन जो CFA है, चार्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है CFI, वो इसको एज फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिहाज से क्या करता है, पिच करता है। तो वो कहते हैं कि इसमें जो एनालिसिस के लिहाज से फिर आपका जो आएगा ना फोकस, तो वो क्या हो जाएगा, वो फोकस आएगा एक तो ये कि डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटीजेंसीज एंड डिग्री ऑफ रिस्क, इस पे आपने फोकस करना है कि उन्होंने जो डिस्क्लोजर दिया है नोट्स में तो वो कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने कंटीजेंसीज के, कि ये कंटीजेंसीज किसकी वजह से हो रही हैं और इसमें डिग्री ऑफ रिस्क कितना है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, अमाउंट एट रिस्क एंड हाउ ट्रीटेड इन असेसिंग द रिस्क एक्सपोजर, अमाउंट ऑफ रिस्क ये एस्टिमेट भी आ गया, और चार्जेस इफ एनी अगेंस्ट इनकम, और इनकम हमारा कितना कम हो सकता है वगैरह। ठीक है। Recognize a bias to not record the estimated contingent liability. अब क्योंकि कंजर्वेटिज्म के लिहाज से देखना है तो कंजर्वेटिज्म के लिहाज से देखना होगा कि क्या इसने कोई अंडर एस्टिमेशन तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी की नहीं की, यानी लाइबिलिटी ज़्यादा बनती है लेकिन इसने कम रिकग्नाइज करवानी है। तो इसका भी एक बाइसनेस आ सकता है जो कि हमारे लिए एक
इशू क्रिएट हो रहा है वो क्या, मैंने आपको बता दिया कि इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन मैनेजमेंट एस्टिमेट. If it is dependent on the management estimate, so who is going to determine this thing? तो फिर मैनेजमेंट तो अपने लिहाज से देखेगी. मैनेजमेंट क्या देखेगी कि जब वो देखते हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम है तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी को कम से कम क्या करेंगी, डिस्क्लोज करवाएंगी. सिक्योरिटी एक्सचेंज फाइलिंग वगैरह ये फिर मैं इसको क्या करूं, छोड़ूं. अच्छा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखिए जैसे मैंने कहा कि बाद में बात करेंगे. Beware of big bath. Losses reserve are contingencies. जो losses reserve create करते हैं वो कहते हैं वो भी contingencies हैं. और beware of big bath, ये big bath क्या है. अब इसके लिए मैं एक चीज़ आपके लिए बता रहा हूँ. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 2018 है और ये 2019 है और इस तरह फिर चलता जाएगा. ये है हमारा इनकम, ठीक है. ये पूरा का पूरा हमारा क्या है. सबसे पहले क्या डिडक्ट किया जाता है, सबसे पहले क्या डिडक्ट होता है, सबसे पहले एक्सपेंसेस डिडक्ट होते हैं. तो यहाँ तक फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये हमारी क्या है, ये एक्सपेंसेस हैं, ये टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है. ये सारे के सारे एक्सपेंसेस क्या हो गए, ये डिडक्ट हो गए. अब ये वाले जो नीचे पोर्शन है ये क्या है हमारा, ये हमारा है नेट इनकम. अब यूजुअली नेट इनकम अगर ये ज्यादा बन रहा है, कस्टमर वो जो मैनेजर देखता है कि यार ये बहुत ज्यादा इनकम बन रहा है और इस पे जो हमारे पास आएगा प्रेशर शेयर होल्डर का, तो यूजुअली इसमें वो फिर क्या क्रिएट करना शुरू कर देता है बिग बात के लिए. बिग बात के लिए वो कुकी जार रिजर्व, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पोर्शन जो है, अब ये पोर्शन वो क्या करेगा, ये पोर्शन वो कंटीजेंसीज में क्या कर देगा, बुक कर देगा. कंटीजेंसीज में मतलब क्या है कि वो कहेगा हमारी वारंटी क्लेम आ सकते हैं, हम पे कोई लीगल सूट आ सकता है, हमारा एसेट इम्पेयर हो सकता है, ठीक है. ये चीजें वो क्या कर देता है, बुक करना शुरू करता है. इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी मैं कह दूं कि जो दूसरा साल था उसमें भी यहाँ तक जो है हमारे टोटल एक्सपेंसेस हो गए थे, ये सारे के सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं फॉर एग्जांपल यहाँ तक. अब इसमें भी इनकम काफी है, ठीक है, इनकम काफी है, तो उसमें से उसने क्या कर दिया, एक हिस्सा बना दिया, ये छोटा सा हिस्सा एक अलग कर दिया, इसको भी उसने रिजर्व में डाल दिया. अब ये छोटे छोटे हिस्से जब रिजर्व में आ रहे हैं तो आपके ख्याल में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिजर्व क्या होगा. अगर फॉर एग्जांपल ये वाला हिस्सा मैं देख लूं तो ये इतना हिस्सा है, ये एक रिजर्व में चला गया था, फिर 2019 में एक इतना हिस्सा और आ गया, तो ये क्या हो रहा है, हमारा जो रिजर्व है वो हर साल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. तो इसको वो कहते हैं कि इस रिजर्व को वो बिग बात की सूरत में क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है. बिग बात की सूरत में जैसे फॉर एग्जांपल जैसे फरहान ने कहा था कि सर ये 10 लाख की उन्होंने क्रिएट की थी वारंटी एंड गारंटी. अब इस साल अगर 5 लाख हो गए तो वो 5 लाख तो इनके पास रह गए, ये 5 लाख के क्या वो गेन करेंगे, वो गेन इसको नहीं मेंटेन करेंगे, वो क्या करेंगे, वो इसी तरह इसको रिजर्व में क्या कर देंगे, रहने देंगे. 5 लाख इस साल का हो गया, अगले साल 3 लाख हो गया, उससे अगले साल इस तरह कुछ छोटे छोटे रिजर्व क्या होते जाएंगे, एड अप होते जाएंगे. जब वो बन जाएंगे ना, फॉर एग्जांपल वो बन गए कोई 40 लाख 50 लाख, तब वो 40 लाख 50 लाख की जब रिजर्व बन गई हैं ये छोटे छोटे करके, तो अब इसको वो क्या कर सकता है, एक वक्त में जाके बस एक झटके से उसको बिग बात यानी एसेट को इम्पेयर कर दिया. एक एसेट है, उन्होंने कहा कि बस ये एसेट हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, इम्पेयर हो गया. जब एसेट इम्पेयर हो जाएगा यानी एक एसेट खत्म हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और ये रिजर्व क्या होगा, ये तो क्रेडिट में पड़ा होगा ना, तो इसको क्या कर देंगे, ये इसको रिजर्व से खत्म कर देंगे. उधर एसेट खत्म कर दिया, इधर वो जो रिजर्व है वो खत्म कर दिया, जी किस्सा मुक गया. अब क्या होगा कि वो जो फॉर एग्जांपल इसमें फ्रॉड भी हो सकते हैं, ये बिग बात्स में इसमें ये भी हो सकता है कि एक झटके में जो है ना अपना पुराना जितना भी इन्होंने इकट्ठा जमा किया होता है लॉसेस का, वो एक झटके में क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं. तो वो कहते हैं कि ये बिग बात्स भी जो हमारे क्रिएट होते हैं वो किसकी वजह से होती हैं, कंटिंजेंसीज की वजह से, ठीक है.
तो हमने ये जो आज बात की वो हमने कंटिंजेंट लायबिलिटी की बात की, और हमने कहा कि कंटिंजेंट लायबिलिटी प्रोबेबल लॉसेस के लिए क्रिएट किए जाते हैं, प्रोबेबल गेन्स जो है इग्नोर होते हैं कंजर्वेटिज्म की वजह से। जो पोटेंशियल लॉसेस जो एस्टिमेट किए जाएंगे उसमें दो क्वालिटी होनी चाहिए, कि उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग होनी चाहिए और उसका एस्टिमेट होना चाहिए। अगर ये दोनों मौजूद है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकग्नाइज हो जाएंगे। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी है, एस्टिमेट नहीं है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आएंगे, वो डिस्क्लोजर में चले जाएंगे। अगर उसकी एस्टिमेट है लेकिन प्रोबेबिलिटी नहीं है, तब भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आएंगे, वो डिस्क्लोजर में चले जाएंगे। फिर उसमें जो इशू आ रहे हैं हमने देखा कि इसमें ज़्यादातर मैनेजमेंट एस्टिमेट्स हैं, तो वो मैनेजमेंट एस्टिमेट मैनिपुलेट हो सकते हैं, और इसमें बिग बात के चांसेस भी हैं कि वो उस कंटिजेंसीज को फिर आहिस्ता आहिस्ता जमा करके फिर उसको बाद में क्या कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं। इसको कुकी जार रिजर्व भी कह सकते हैं। क्या? कुकी जार रिजर्व। वेरी गुड, कुकी जार रिजर्व। तो ये कुकी जार रिजर्व क्यों कहते हैं? ये एक्चुअली उनके आप देख सकते हैं कि आपने अगर हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी, देखते हैं या नहीं देखते? सर कम ही देखते हैं। हॉलीवुड मूवी में हमेशा दिखाते हैं कि किसी अंग्रेज के घर में हमेशा एक बोतल पड़ी होती है, फ्रिज के ऊपर पड़ी होती है, कभी भी पड़ी होती है, और उसमें वो क्या करते हैं, हाँ शीशी की, और उसमें वो हमेशा कॉइन्स जो हैं वो क्या करते हैं, डालते रहते हैं। कॉइन्स क्या करते हैं, डालते रहते हैं। ये जो शीशी की जो बोतल होती है वो है कुकी जार। इसको क्या कहते हैं? कुकी जार। इसमें हमेशा वो कुकीज रखते हैं, ठीक है, वो बिस्किट होते हैं ना, तो उसको कुकी कहते हैं, तो इसको कुकीज जार कहते हैं। तो ये इससे लिया गया है, जैसे घर में लोग जो है आटाने, चुबन्नी, रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए इसमें जमा करते रहते हैं, तो एक वक्त में ये फुल हो जाता है। जब ये फुल हो जाता है तो इसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर देते हैं। तो वो मैनेजर भी ऐसे करते हैं, जो मैंने वो छोटे छोटे से रिजर्व बनाए हैं, ठीक है, कि ये एक रिजर्व बन गया, फिर इतना बन गया, फिर इतना बन गया। वो कहते हैं ये कुकी जार रिजर्व अपने लिए बना रहे हैं, कि जब ये पूरी बोतल भर जाती है फिर उस बोतल को कहीं ना कहीं ये जो जहाँ पे भी जाना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो कुकी जार रिजर्व है, ये एक्चुअली क्या हो सकती है कि जो शेयर होल्डर है या यूजर्स हैं, उससे ये उनकी नज़र से ये चुप सकती हैं कि उन्होंने छोटे छोटे रिजर्व क्रिएट कर रहे थे कंटीजेंसीज की सूरत में। हर साल कोई कंटीजेंसीज मान लेते थे, हर साल कोई ना कोई कंटीजेंसीज मान रहे थे। तो ये हर साल छोटी छोटी ये जो कंटीजेंसीज मार रहे थे, तो ये एक वक्त में एक बड़ी कंटीजेंसीज बन गई है, ठीक है, यानी एक बड़ा एक रिजर्व बन गया है। अब इस रिजर्व को वो जैसे चाहते हैं उस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वो कह देते हैं कि हमारा एसेट इम्पेयर हो गया तो उसको इम्पेयर करवा सकते हैं, या कोई और लॉस रिकग्नाइज करवा देंगे और वही कहेंगे कि बस ये रिजर्व जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। समझ आ गई इसकी? यस सर। यस सर। ठीक है। अब हमारे पास एक और चीज़ जो रहती है, वो मेरे ख्याल में टाइम तो नहीं बचा यार, ये रमज़ान में टाइम का थोड़ा सा मसला है। क्या टाइम हो गया है? 10-11 हो गया। 10-11। ठीक है, मैं इसको ये चले बस एक आधा लेक्चर मैं इस पे लूँगा, ये स्पेशल पर्पस एंटिटी जो बनती है इस पे, और ये शेयर्स का मैं फिर छोड़ दूंगा, क्योंकि शेयर्स का आपको वैसे ही काफ़ी पता है। अगर इसमें कोई कंट्रोवर्सी होगी ना तो वो मैं उस पर फोकस कर दूंगा, और कमिंग क्लास में फिर हम उसमें इन्वेस्टमेंट्स पे चले जाएंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ कमिंग क्लास में इस स्पेशल पर्पस एंटिटी पे बात करूंगा कि स्पेशल पर्पस एंटिटी क्या होती है, और फिर इसको कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी जो कंट्रोवर्सीज हैं वो कैसे आ सकती हैं, कैसे यूजफुलनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इससे ख़राब हो सकती हैं। तो उस पर बात कर लूँगा, और उसके बाद फिर हम जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है उस पर चले जाएंगे। ठीक है? ठीक है जी सर। किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। सर। ठीक है। हाँ, अच्छा, सर। आज
सीप साहब हैं, राव, सुंदर, मोहसिन और फरहान। 1 2 3 4 5 लोग, यानी 50% अटेंडेंस है इस बार। यस ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।